स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 4 होने वाला है, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। और इसका काल जो माना जाता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व। आज की इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन और साथ ही आर्यों के बारे में जानेंगे कि आर्य कौन थे, उनकी कुछ विशेषता जानेंगे। और जो इससे पहले के जो टॉपिक थे या आपके चैप्टर थे वो क्लियर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख ले। ये बीए प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर का, अब जो सेमेस्टर 1 है आपका, उसका जो है सिलेबस चल रहा है। आज चैप्टर 4 करेंगे हम। तो वैदिक संस्कृति है, उसके बारे में हम नीचे ध्यान से जानेंगे कि क्या है ये। उससे पहले हम जानते हैं कि जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम वह है ऋग्वैदिक काल, जिसकी जो काल माना जाता है ऋग्वैदिक काल वो है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और ऋग्वैदिक काल की में हम जो पढ़ेंगे वो है ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी समाज है, उसके राज्य व्यवस्था है और धर्म। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है इसमें जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका काल जो निर्धारण है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है। और इस चैप्टर जो ये दूसरा आपका टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो है इसके वैदिक, उत्तर वैदिक लौह युग और प्रभाव। फिर उसके बाद आएगा आपका उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज और धर्म। तो ये मेन टॉपिक है आपके, जो है हर बार एग्ज़ाम में इन्हीं में से आता है। हर बार 110% यही आता है। उसकी अर्थव्यवस्था, समाज, राज्य व्यवस्था और धर्म, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो ऋग्वैदिक काल का हो चाहे वो उत्तर वैदिक काल का हो। और चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति, तो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी वैदिक संस्कृति। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे क्या है, वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे जो है दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटकर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एक जो है आपका ऋग्वैदिक काल है और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है। तो इन जो वैदिक संस्कृति है इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है इसका, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और जो है यहाँ बता दिया आपका। और जो कुछ इनके जो काल माने जाते हैं वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। छोटा सा था वैदिक संस्कृति के बारे में। आगे भी है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, तथा उत्तर वैदिक जो काल की जो जानकारी हमें वो सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के अलावा ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद जैसे सहायक ग्रंथों से होती है। तो ऋग्वैदिक काल की जो जानने के स्रोत थे वो ये थे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के ही स्रोत बता दिए मैंने। तो छोटा सा था इंट्रो ये एक तरह से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है ऋग्वैदिक काल को पूरी तरह और उत्तर वैदिक काल को पूरी तरह से जानने से पहले आपके बुक में एक टॉपिक है आर्य। तो आर्य कौन थे, उनकी पहचान व विशेषताएं क्या थी। तो आज की इस वीडियो में हम आर्य करेंगे, आर्यों के जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे आर्य का। तो आर्य कौन थे और उनकी पहचान क्या थी एवं उनकी विशेषता क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला है आर्यों की पहचान एवं विशेषताएं। तो पहले आर्य जो शब्द था उसका इस्तेमाल जो किया जाता था वो नस्ल, जाति या श्रेष्ठता के रूप में माना जाता था। परंतु अभी के समय में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो नस्ल, जाति या श्रेष्ठता के रूप में नहीं माना जाता। आर्य भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं बोलते थे तथा एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे। ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के बीच रहते थे। आर्यों की पहचान की कई विशेषताएं मानी जाती है, जिनमें कुछ प्रमुख विशेषता है घोड़े का प्रयोग, युद्ध रथ का प्रयोग करना, आरा वाले यानी तीलियों वाले पहिए का उपयोग, मृतकों का दाह संस्कार करना, यज्ञ वेदी, अग्नि पूजा एवं बलि देना और सोमरस का पान का ग्रहण करना। तो ये कुछ विशेषताएं थी इनकी, आर्यों की ये कुछ विशेषताएं थी। और साथ में ही वो जो है भाषा कौन सी, साथ में ये विशेषता ही हो गई। और वह अर्थ क्या होता है आर्य का। तो
तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इनकी छोटी सी विशेषता थी, क्योंकि इनके बारे में जो है हम बिल्कुल भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। बस जो कुछ हमें साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम इसकी विशेषताएं बताते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका आर्यों का मूल निवास स्थान, वे आर्य कहाँ से आए। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो क्या था, कहाँ था, वे आर्य कहाँ से आए थे। तो आर्यों का मूल निवास स्थान वे आर्य कहाँ से आए थे, इस बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों में अलग अलग मत है। जो इसके ऊपर आर्य जो है उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, वे कहाँ से आए थे, इनके बारे में अलग अलग जो विद्वान है अपना अलग अलग मत देते हैं। इसमें से एक है मैक्स मूलर का विचार जो है, जो मत है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वे सटीक माना जाता है। मैक्स मूलर जैसे इतिहासकार का मानना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए, एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। वह इसके अलावा अन्य इतिहासकार भी है जो आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित मत देते हैं, जैसे पेंका नाम है और वो जो है ये बताते हैं कि वो जर्मनी से आए थे। सर गेल्स है, वो बताते हैं डैन्यूब नदी से आए थे। तिलक नाम है, वो बताते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। और धनानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। तो ये कुछ जो इतिहासकार है वो अलग अलग मत अपना जो है प्रस्तुत करते हैं कि आर्य जो है यहाँ से आए थे। तो आई होप कि आपको दूसरा ये पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा है आपका आर्यों का भारत में प्रारंभिक वास स्थान, यानी आर्य जो आए तो उनका भारत में सबसे पहला जो वास स्थान यानी रहने की स्थान थी वो कौन सी थी। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। प्रारंभिक आर्य आज के अफगानिस्तान से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच मुख्यतः रहते थे। उन्होंने ऋग्वेद में इस क्षेत्र की स्थलाकृति यानी जो नदी पर्वत है आदि की चर्चा की है। इन्हीं आधार पर हम कहते हैं कि आर्य जो है शायद इन क्षेत्रों में रहते होंगे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों की चर्चा है जो आज भी उसी नाम से जानी जाती है, जैसे गोमल, सुवास्तु, कुभा और कुर्रम। तो ये कुछ नदियां हैं, पुरानी नदियों के नाम है ये, और आज भी जो है इसी नाम से इन नदियों को जाना जाता है। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि जो आर्य है वो इन क्षेत्रों में रहा करते होंगे। कौन से क्षेत्र, अफगानिस्तान से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच रहते होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या माना जाता है इनके ऊपर, वास स्थान कहाँ होगा इनका। तो आपके 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। आर्यों की पहचान, विशेषताएं कुछ, आर्यों का मूल निवास स्थान, वे आर्य कहाँ से आए, इनके ऊपर अलग अलग इतिहासकारों का मत है अलग अलग। और तीसरा था आपका आर्यों का भारत में प्रारंभिक वास स्थान। नेक्स्ट इसी में है आपका कुर्रम के बाद है। आज के भारत पाकिस्तान क्षेत्र को आर्य सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है या देवयोशी प्रदेश भी कहते हैं। वे यहाँ की प्राचीन नदियों की तुलना जो है वर्तमान नदियों से की जाती है। जो प्राचीन नदियाँ बताई थी मैंने, जो आज भी उसी के नाम से जानी जाती है, गोमल, सुवास्तु, कुंभा, कुर्रम, तो ये जो है आज भी उसी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो है पुरानी जो नदियाँ है, प्राचीन नदियाँ है, उनकी तुलना क्या है, आज की जो वर्तमान की नदियाँ है, जो नाम है, पुराने जो नदियाँ थे उनके नामों की तुलना जो है आज की नदियों के नाम से करते हैं। जैसे कौन कौन से, सिंधु, और इस समय भी इसका नाम सिंधु ही है। तो सिंधु सबसे ज़्यादा बार जो ये चर्चित है, बहुत चर्चित नाम है ये। आर्यों के बारे में जब लिखा गया या कुछ सबूत मिले तो उसमें बहुत चर्चित पाया गया सिंधु को। ऐसी है वितस्ता, जो आज इसका नाम झेलम है। अशिकनी, अशकनी, तो पुरशनी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलुज, और सरस्वती जिसे नदी तमा और माते तमा कहा जाता है, वो है विलुप्त। तो ये कुछ जो है प्राचीन नाम थे नदियों के और ये वर्तमान नाम थे। इनके जो नाम में बदलाव आए थे, ये नए नाम थे, इन्हीं यही थे नाम पुराने, लेकिन अब क्या है वो इनके वर्तमान जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं, मतलब नए नाम हो गए इनके। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, विलुप्त, ये नदियों के नाम हैं जो पुरानी नदियाँ थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इन्हें देख के जो है, नदियों को देखकर जो है ऐसा अनुमान लगाते कि वो कहाँ रहते होंगे, क्या करते होंगे। आर्यों ने हिमालय को हिमवत तथा मुजवंत कहा है। आर्यों ने क्या है, हिमालय को हिमवंत तथा मुजवंत कहा है।
आर्य ऋग्वैदिक काल में भारत के भीतरी क्षेत्र से परिचित नहीं थे। जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल में भारत के जो भीतरी क्षेत्र था उससे परिचित नहीं था। और ऋग्वेद में गंगा यमुना की 1-2 बार चर्चा मिलती है हमें। उन्होंने विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया है। वे अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से भी परिचित नहीं थे। तो उन्होंने जिसका उल्लेख नहीं किया तो वो ऐसा माना जाता है कि वह उनसे परिचित नहीं थे। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट जो था आपका, थर्ड था आपका, सॉरी, इसमें था आपका आर्यों का भारत में प्रारंभिक वास स्थान। अनुमानी लगा सकते हैं हम कहाँ हो सकता है कहानी, कुछ अवशेष के आधार पर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और यही था वीडियो, आज का टॉपिक था आर्यों का, जो आर्यों के बारे में, आर्य कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे, यही टॉपिक थे आपके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो है ये सब क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। मैंने बहुत इजी तरीके से लिखा है और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ मैं हर बार। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। और इसका जो है अगला जो आपका जो वीडियो आएगा वो है ऋग्वैदिक काल के बारे में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है हम चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका जो है सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस जो है जल्दी स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बता रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस स्टार्ट करिए। हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। हिस्ट्री पे पहले फोकस करो, सब होगा। ठीक है, आपसे मिलता हूँ अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।